रियोमा एक 11 वर्षीय लड़का है जो जादू और रहस्यों से भरी एक फैंटेसी दुनिया में रहता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। वो पहले शहरी जापान में रहने वाला एक सामान्य कामकाजी आदमी था जो एक कॉर्पोरेट माहौल में जीता, एक अयोग्य बॉस के आदेशों का पालन करता, एक घटिया नौकरी करता और एक अंतहीन चक्र में फंसा हुआ था। कॉर्पोरेट दुख। एक दिन जब वह सो रहा था, उसने नींद में छींक मारी जिससे वह बिस्तर से गिरकर मेज के कोने पर सिर मार बैठा और इसी कारण ब्रेन हेमरेज हुआ जिससे उसकी नींद में ही मृत्यु हो गई। मरने का क्या बेकार तरीका था। ट्रक कुंतो। निराश। वह 3 अजीब दिखने वाले लोगों के सामने जागता है जो खुद को देवता बताते हैं। वे उसे उसकी मृत्यु के बारे में बताते हैं और वह खुद इस तरह की बेकार मौत से अपनी निराशा स्वीकार करता है। देवता उसे बताते हैं कि वे उसे एक वैकल्पिक दुनिया में भेज रहे हैं जो जादू और कल्पना से भरी हुई है और वहां वह जैसा चाहे वैसा जीवन जी सकता है। वह जल्दी से सहमत हो जाता है क्योंकि वह पहले से ही पृथ्वी पर अपने जीवन से थक चुका था। वैसे भी और एक विदाई उपहार के रूप में देवता उसे कई प्रकार के तत्वमूलक जादू का उपयोग करने की शक्ति भी देते हैं जो कि एक बहुत ही दुर्लभ चीज है। वे समझाते हैं कि वे उसे एक 8 साल के बच्चे के शरीर में भेज रहे हैं और वहां से वह अपने बल पर होगा। अपने आप वह उन्हें अलविदा कहता है और तुरंत एक बच्चे के शरीर में स्थानांतरित हो जाता है और जब वह जागता है तो वह खुद को एक अज्ञात इलाके में पाता है, हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ। पहाड़। वह एक पेड़ के पास जाता है और उसे लात मारता है जिससे पेड़ आधा टूट जाता है और पहचानता है कि उसका शरीर बच्चे का है लेकिन उसका मन और ताकत उसके पिछले जीवन से बरकरार है। इलाके की सैर करते हुए वह एक नीले रंग के कीचड़ को देखता है जिसे वह तुरंत पसंद करता है क्योंकि वे बहुत प्यारे लगते हैं। वह जल्दी से अपना गाइडबुक खोलता है और सीखता है कि जादू का उपयोग कैसे किया जाए जिससे वह कीचड़ को वश में कर सके और वह सफलतापूर्वक कीचड़ को अपना बना लेता है। परिचित। अब 3 साल बीत चुके हैं और रियोमा अभी भी आराम से अकेले जंगल में रह रहा है। इन वर्षों में उसने 1000 से अधिक विभिन्न प्रकार के स्लाइम इकट्ठा किए हैं और उन्हें शोध करना पसंद करता है। उसके कुछ स्लाइम जहर बना सकते हैं, कुछ बर्तन धो सकते हैं और कुछ कचरा भी निपटा सकते हैं। इन 3 सालों में वह एक धन्य जीवन जी रहा है और उसने एक इंसान से भी नहीं मिला है। हो रहा है। एक दिन जब वह जंगल से गुजर रहा था, उसने कुछ लोगों को चिल्लाते हुए सुना और समस्या की जांच करने गया। तभी उसे एहसास हुआ कि यह लोग राजधानी से लगते हैं और उनमें से एक घायल है जो अपनी ही रक्त में फर्श पर पड़ा है। ये पहली बार है जब वह इस दुनिया में पुनर्जन्म के बाद इंसानों से मिला है, इसलिए वह उनके पास जाने में थोड़ा नर्वस है। लेकिन यह देखते हुए कि समूह का एक व्यक्ति था मृत्युपर्यंत घायल, किसी भी चिकित्सा सहायता से बहुत दूर ने उसे उनके पास जाने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि जैसे ही उसने बात करने की कोशिश की, उनमें से एक ने अपनी तलवार निकाल ली, उसे इंगित करते हुए उसकी ओर। वह जल्दी से कहता है कि उसके पास दवा है और समूह का उपचारक उसे सावधानी से उसके पास आता है। वह तरल छकता है और घोषणा करता है कि हाँ, ये दवा है और इसे जल्दी से घायल व्यक्ति को पिला देता है। घायल व्यक्ति जल्दी ही सामान्य रूप से सांस लेने लगता है गहरी नींद में। वे रियोमा को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वह उन्हें उनके पीछे चलने के लिए कहता है। रास्ते में वे कई स्लाइम से मिलते हैं और लोग तुरंत अपनी तलवारें निकालते हैं, लेकिन रियोमा उन्हें बताता है कि वे उसके परिचित हैं। वे एक पहाड़ तक पहुंचते हैं और भ्रमित होते हैं, लेकिन अचानक रियोमा जादू करता है और पहाड़ की दीवार में एक छुपा दरवाजा प्रकट होता है। वह सबको भीतर आने का निमंत्रण देता है क्योंकि वे इस बात से आश्चर्यचकित होते हैं कि ये 11 साल का बच्चा लड़का ऐसा जादू कर सकता है। समूह के नेता खुद को जमील के रूप में पेश करते हैं जो एक ड्यूक है। ये उसे चौंका देता है और वह तुरंत अपना सिर झुका लेता है। जमील उससे कहता है कि वह उठे क्योंकि उसने ही उनकी मदद की थी। बाकी लोग अपना परिचय कैमल, जेफ और जिल के रूप में देते हैं और उसे बताते हैं कि घायल व्यक्ति ह्यूजेस है। वे उसे बताते हैं कि जब वे जंगल से यात्रा करने की कोशिश कर रहे थे तो डाकुओं के एक समूह ने उन पर हमला कर दिया और इस दौरान ह्यूज को चोट लगी है। जमील उसे देखते हैं और उसके बारे में पूछते हैं क्योंकि वह यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि एक 11 साल का बच्चा इसमें कैसे जीवित रह रहा है। जंगल, क्योंकि यह जंगल एक बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ तक कि एक प्रशिक्षित व्यक्ति के लिए भी। हालांकि रियोमा जल्दी से एक कहानी बनाता है कि कैसे वह अपने दादा दादी के साथ रहता था, लेकिन 3 साल पहले दोनों की मृत्यु हो गई और तब से वह यहाँ रह रहा है। कैमल अपने बैग से एक क्रिस्टल गेंद निकालता है और उसे इसे छूने के लिए कहता है। वो बताता है कि अगर कोई अपराधी इसे छूता है तो यह बदलती है लाल, अन्यथा ये नीला ही रहता है और इसके अलावा ये व्यक्ति की उम्र, लिंग और नस्ल के बारे में भी बताता है। रियोमा बिना किसी हिचक के गेंद को छूता है और ये नीला हो जाता है, लेकिन ये अन्य लोगों को चौंका देता है क्योंकि उसकी आंकड़े एक बच्चे के लिए बहुत ही उच्च हैं। अगले दिन ह्यूजेस ठीक हो जाते हैं और वे सभी निकलने का फैसला करते हैं। वह रियोमा को धन्यवाद देते हैं और बताते हैं कि अगर उसे कोई समस्या हो तो वह राजधानी आकर उनसे मिल सकता है। उसके बाद वे अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जमील और उनकी टीम से विदा लिए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और जब वह खुली जगह पर अपने स्लाइम्स के साथ लेटा हुआ था तो अचानक उसे एक परिचित आवाज अपने नाम से पुकारते हुए सुनाई देती है। वह ऊपर देखता है और देखता है कि ह्यूजेस उसके और अन्य लोगों के साथ उसकी ओर आ रहे हैं, लेकिन इस बार वहाँ अधिक लोग हैं, पहले से अधिक लोग हैं। जमील उसके पास आता है और रियोमा को अपने पिता और अपनी पत्नी से मिलवाता है जो उसे देखकर बहुत खुश हैं और चालक दल की जान बचाने के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। वो अपनी बेटी का भी परिचय कराता है जिसका नाम इलिया, जो कि रियोमा के लगभग उम्र के ही है। जमील के पिता रियोमा द्वारा पालतू बनाए गए स्लाइम्स की संख्या से प्रभावित है। अब तक इलिया उससे पूछती है, इन सभी स्लाइम्स को इतने छोटे घर में कैसे संभाल लेते हो? वो जवाब देता है कि वे बस आपस में मिलकर एक बड़ा स्लाइम बन जाते हैं और वो स्लाइम्स को एक साथ मिलने का आदेश देता है। सैकड़ों स्लाइम्स आपस में मिलकर विशाल स्लाइम्स बन जाते हैं, जिसे देखकर जमील की पत्नी, जो एक जादूगरनी भी है, पूरी तरह चकित हो जाती है और रियोमा से कहती है कि दर्ज इतिहास में किसी ने भी कभी ऐसा स्लाइम काबू नहीं किया है। बड़ा स्लाइम। रियोमा सभी को अपने घर के अंदर आमंत्रित करता है और उन्हें घुमाता है। जमील उसे एक बहुत महंगा और अलंकृत दिखने वाला घड़ी भेंट करता है जिसे रियोमा शुक्रगुजार होकर स्वीकार करता है। जमील उसे यह भी बताता है कि उनके आभार व्यक्त करने के अलावा उनके पास भी एक उसे अनुरोध है। अचानक इलिया उठती है और रियोमा से कहती है कि उनका पूरा परिवार महान जानवरों से उतरा है।
वो पालन करता और वह भी एक दिन उनकी श्रेणी में शामिल होना चाहती है, लेकिन उसने आज तक किसी भी जानवर को नहीं साधा है। और जैसे ही उसने रयोमा के बारे में सुना, वो उससे स्लाइम्स के बारे में अधिक जानना चाहती थी। वो ये नोट करती है कि उसके पास कितने स्लाइम्स हैं और फिर बताती है कि ऐसी 2 स्लाइम प्रजातियां हैं जिन्हें किसी भी किताब में मान्यता नहीं मिली है। और यहाँ तक कि उसकी माँ, जो एक बहुत मशहूर जादूगरनी और जानवरों को वश में करने वाली है, उसे बताती है कि उसने कभी ऐसे स्लाइम के बारे में नहीं सुना। वो बताता है कि उन्हें क्लीनर स्लाइम और स्कैवेंजर स्लाइम कहा जाता है। स्कैवेंजर स्लाइम सभी कचरे को खा जाता है और पौधों के लिए खाद भी बनाता है, जबकि क्लीनर स्लाइम किसी भी तरह की गंदगी या मैल को साफ करने में सक्षम है, किसी भी चीज पर। ये दिखाने के लिए कि वे कितने अच्छे हैं, वह उस गॉब्लिन का कपड़ा निकालता है जिसे उसने मारा था। कपड़ा बेहद गंदा और मैला है, लेकिन जैसे ही वह इसे क्लीनर स्लाइम में डालता है, ये धोना शुरू कर देता है और चंद सेकंड में एक अत्यंत साफ कपड़ा तैयार होता है, जिसका जामिल के परिवार की नौकरानियों को आश्चर्य होता है, क्योंकि उनके अनुसार गॉब्लिन की गंदगी सबसे कठिन चीजों में से एक है साफ करने के लिए। ये इलिया को पूरी तरह प्रभावित करता है, जो निर्णय लेती है कि वह अपना पहला स्लाइम एक क्लीनर स्लाइम चाहती है और रयोमा से इसे पकड़ने का निर्देश देने के लिए कहती है। वह जल्दी से एक तालाब का नक्शा बनाता है जहाँ उसके अनुसार स्लाइम देखे गए हैं, लेकिन यह भी कहता है कि उन्हें इसे लुभाना होगा, क्योंकि बिना लुभाए स्लाइम उनके पास नहीं आएंगे। वह थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है जब वह लुभाने के बारे में पूछती है, लेकिन अंत में उसे बताता है कि ये स्लाइम आपके शरीर की गंध से आकर्षित होते हैं और उन्हें लुभाने का केवल तरीका है कि आप खुद को धो लें। पार्ट्सअप और फिर उपयोग किया गया पानी इकट्ठा करें। इलिया थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन खुद को संभालती है और स्लाइम पकड़ने के लिए पार्ट्सअप की ओर बढ़ जाती है। क्या वो खुद को धोती है, पानी इकट्ठा करती है और अपने साथियों के साथ तालाब की ओर जाती है, जबकि रयोमा पीछे रह जाता है। जब शाम का सूरज ढलने लगता है, इलिया अन्य लोगों के साथ लौटती है। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान होती है, अपनी पकड़ी हुई कीमती स्लाइम दिखाते हुए। सभी बहुत खुश होते हैं और वे सब साथ में रात का खाना खाते हैं। जमील के पिता रयोमा से उसकी योजनाओं के बारे में पूछते हैं और वह जवाब देता है कि उसे वास्तव में नहीं पता कब वो और कहाँ जाना चाहता है। जामिल के पिता अप्रत्याशित रूप से उन्हें उनके साथ दूसरी यात्रा में शामिल होने का प्रस्ताव देते हैं। रयोमा एक ड्यूक के परिवार के साथ यात्रा करने के प्रस्ताव से चकित होता है, लेकिन जब वह उनके गर्म चेहरों को देखता है तो वह हिम्मत जुटाकर उनके साथ यात्रा करने का निर्णय लेता है। अगले दिन जमील रयोमा से कहता है कि उसे अपनी आवश्यकता की सभी चीजें गाड़ी में लोड करनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय वह जवाब देता है कि वह भंडारण जादू जानता है और सचमुच अपने घर की सारी चीजें एक जादुई भंडारण में पैक कर देता है, जो फिर से हर किसी को आश्चर्यचकित कर देता है। जैसा कि इस तरह का जादू आजकल बहुत ही असामान्य कला है। रयोमा अंतिम बार तहखाने में जाता है ताकि उसने वहां स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने प्रार्थना कर सके, और वह उनसे वादा करता है कि जब वह अपने पहुंचेगा तो उनके लिए नई मूर्तियों का एक सेट बनाएगा। गंतव्य, वह जामिल और उसके परिवार के साथ गाड़ी में बैठता है और अंत में उसकी यात्रा शुरू होती है। पहले कुछ दिन सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि वे हर दिन लंबी दूरी तय कर पा रहे हैं, रात के लिए तंबू लगा लेते हैं, कैंप फायर पर स्वादिष्ट खाना बनाते हैं और तारों के नीचे सोते हैं। लेकिन एक शाम एक भारी तूफान उन्हें घेर लेता है और जब वे एक पहाड़ी पर चढ़ रहे होते हैं, जमील को बुलाने लगता है और उन्हें बताता है कि वहाँ भूस्खलन हो गया है और इस रास्ते से आगे नहीं बढ़ सकते और उनका सबसे अच्छा विकल्प इसे घुमा कर जाना है, जिससे उनकी यात्रा में कम से कम 3 दिन और जुड़ जाएंगे। रयोमा ये सुन लेता है और अपनी रेनकोट निकालता है, जिसे उसने स्लाइम की पानी प्रतिरोधी विशेषताओं की मदद से बनाया है, और बाहर दौड़ता है। वह बारिश में खड़े अन्य लोगों के लिए एक अवरोधक बनाता है ताकि वे गीले न हों और कुछ मंत्र बोलने लगता है। वह भूस्खलन को समतल करने और उनके ऊपर एक रास्ता बनाने के लिए धरती के जादू का उपयोग करता है। उनके कई अतिरिक्त यात्रा के दिन बचा लिए। जामिल बेहद खुश हैं और फिर से उनके मदद के लिए धन्यवाद करते हैं। इसके बाद वे अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। वे अंततः अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं, जो सिलफॉल शहर है, और ड्यूक के परिवार ने रयोमा को उनके साथ रहने का अवसर दिया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। शहर में खदानें अपनी पहले की स्थिति की छाया मात्र रह गई हैं और जामिल ने उन्हें उनकी स्थिति में वापस लाने की जिम्मेदारी ली है। पूर्व गौरव। पहले दिन जमील का परिवार रयोमा को उस चर्च ले जाता है जहाँ उसे बपतिस्मा दिया जाएगा और उसे स्टैट बोर्ड पर उसके आंकड़े दिखाते हैं। जैसे ही वह अंदर जाता है और अपना स्टैट बोर्ड नीचे रखता है, वह एक दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है जहाँ वह अपनी आंखें खोलता है और भगवानों को अपनी ओर देखता पाता है। उसे पहले लगता है कि वह फिर से मर गया है और पूछता है क्या वह मर गया है, जिस पर भगवान जवाब देते हैं कि वह जीवित है और ठीक है। लेकिन भगवान उससे बात करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे थोड़ी देर के लिए इस दुनिया से बाहर खींच लिया। वे उसे इन 3 वर्षों में उसके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों के लिए बधाई देते हैं और उसे बताते हैं कि वे उसके हर एक कारनामे, वे उसे बताते हैं कि कोई भी स्कैवेंजर्स और क्लीनर स्लाइम्स को पहचानता क्यों नहीं है, क्योंकि रयोमा वो उन्हें बनाया। वे यह भी बताते हैं कि इससे पहले भी ऐसे उदाहरण रहे हैं जब उन्होंने पृथ्वी से मनुष्यों को वापस इस दुनिया में लाया है, और इलिया के पिता और माता दोनों की ओर से पूर्वज हैं जो थे। वो पुनर्जन्म हुआ था पृथ्वी से। उनके पिता की ओर से उन्होंने एक लड़की का पुनर्जन्म किया जो एक पशु प्रशिक्षक बनना चाहती थी और इस दुनिया की सबसे महान पशु प्रशिक्षकों में से एक बन गई, और इलिया ने उससे बहुत से जीन प्राप्त किए हैं। वहीं उनकी माँ की ओर से देवताओं ने एक ऐसे व्यक्ति का पुनर्जन्म किया जो एक सही ओटाकू था और जिसने किसी से भी बेमिसाल युद्ध क्षमताओं का अनुरोध किया था। दुनिया, वो कई बुरे काम कर सकता था, लेकिन वो अपने घर से बाहर जाने के लिए बहुत अजीब था और वह बुढ़ापे में मर गया। वे थोड़ी देर तक और बात करते हैं, इससे पहले कि देवता विदाई लेते हैं और उससे कहते हैं कि अगर कभी वह उनसे बात करना चाहता है तो वह बस चर्च जा सकता है और उनसे प्रार्थना कर सकता है। वह उनके सुझाव और सहयोग के लिए धन्यवाद देता है, इससे पहले कि उसे वापस उसके दुनिया। जब वह कमरे से बाहर आता है तो ड्यूक का परिवार उसका स्वागत करता है और जमील के पिता उसे कुछ सलाह देते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसकी उम्र के लिए वह बेहद मजबूत और कुशल है, जो कई कम अच्छे व्यक्तियों की नजरें उसकी ओर लाएगा, और उसका कर्तव्य होगा कि वह अच्छे और बुरे को अलग करें और खुद के लिए चयन करें।
स्वयं। वो उसे अपनी शक्ति को यथासंभव छुपाने और एक गिल्ड में शामिल होकर अपनी रैंक बढ़ाने और अपना स्थान बनाने के लिए कहता है। इलिया उससे उसकी जादुई क्षमता और जादू के संचालन के रहस्य के बारे में पूछती है। वो बताता है कि उसकी जादुई क्षमता 1,98,000 है और राजकुमारी सिर हिलाकर बताती है कि उसकी जादुई क्षमता 2 लाख, जो रियोमा को चौंका देता है। वो उसे बताती है कि जिन लोगों का जादू की क्षमता असामान्य रूप से उच्च होती है वे अक्सर अपने जादू को नियंत्रित करने में कठिनाइयों का सामना करते हैं और उन्हें अपनी जादू की क्षमता को प्रबंधित करने के तरीके सीखने के लिए मजबूर किया जाता है। परंतु किसी कारणवश रियोमा जादू को बहुत कुशलता से उपयोग करने में सक्षम है। वे एक जंतु प्रशिक्षक के पास जाते हैं जिसके पास कई प्रकार के प्रशिक्षक हैं, लेकिन वे रियोमा को लेने से इनकार कर देते हैं क्योंकि केवल वह जीव जिन्हें वह वश में करता है वे स्लाइम्स होते हैं जिनमें अधिक युद्ध क्षमता नहीं होती। जेमिल रियोमा से कहता है कि निराश न हो क्योंकि उसमें युद्ध कौशल और जीवित रहने की प्रवृत्ति जैसे अधिक एडवेंचर के गुण हैं। इसके बाद वे एक एडवेंचरर्स के पास जाते हैं, गिल्ड जहां उसे एक परीक्षा से गुजरना होता है। एक बहुत ही डरावना आदमी आता है जो रियोमा की कौशल की परीक्षा लेता है। उसे एक धनुष और तीर देता है, उसे बिना किसी तीर को छू के 5 लक्ष्य पर मारने के लिए कहता है और पीछे हटता है। रियोमा अपने तीर निकालता है और उन्हें एक पर निशाना लगाना शुरू करता है खाद्भुत गति से। वो बिना किसी गलती के हर लक्ष्य को मारने में सफल रहता है और केवल इतना ही नहीं, वह हर एक लक्ष्य पर निशाने के बीचों बीच भी मारने में सक्षम है। अगला परीक्षण उसे एक साथ कई चलती हुई लक्ष्यों को मारने के लिए है और इस बार 5 लक्ष्यों के बजाय वहां 50 होने वाले हैं। लक्ष्य मशीन से तेजी से बाहर आने लगते हैं और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए वह उन्हें और भी तेज गति से मारने लगता है, पहले बिना किसी गलती के हर एक को मारते हुए। आखिरी 4 लक्ष्य एक साथ लगाए जाते हैं और सभी को आश्चर्य होता है कि वह 4 तीर चला पाता है एक साथ उन सभी को मारते हुए। जैसे ही उसने यह कर लिया, उस आदमी ने उस पर चाकू फेंका जिसे वह पकड़कर वापस फेंकने में सफल हो गया और उस पर हमला करने के लिए कूद पड़ा। वह आदमी उसे रोकने के लिए कहता है और उसे जानकारी देता है कि यह उसके अस्तित्व के इंस्टिंक्ट्स की परीक्षा थी और वह पहला व्यक्ति है जो न केवल हमले से बच सका है बल्कि हमले का जवाब देना। वह खुलासा करता है कि वह इस गिल्ड का नेता है और रियोमा को बताता है कि उसे गिल्ड में स्वीकार कर लिया गया है और प्रारंभिक रूप से की रैंक दी गई है। वह उसे यह भी सलाह देता है कि वह अपने लिए किसी भी नौकरी के अवसर के लिए नोटिस बोर्ड देखे। स्तर वह जाता है और नौकरी की सूचनाओं में से एक को देखता है जिसमें एक घर की सफाई की आवश्यकता होती है और वह खुद से सोचता है कि यह उसके और उसके कचरा इकट्ठा करने वाले और सफाई करने वाले स्लाइम के लिए एकदम सही काम है। वो काम लेता है और अगले दिन वह अपने स्लाइम को पैक करता है और घर की ओर जाता है। जब वह दरवाजे पर दस्तक देता है तो एक बड़ी लड़की जो एक बिल्ली महिला है दरवाजा खोलती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, दरवाजे के खुलते ही घर से एक दुर्गंध आने लगती है। वह उसके हाथ पकड़ लेती है और नौकरी लेने के लिए उसका धन्यवाद करते हुए रोने लगती है, जो रियोमा को इस स्थिति के पैमाने पर संदेहास्पद बना देता है। समस्या कैट लेडी का नाम मिया है और वह रियोमा को समझाती है कि उसका घर एक बड़े कचरे के ढेर के पास बना है और एक दिन अचानक से दीवार गिर गई और बहुत सारा कचरा उसके तहखाने में बह गया। कचरे की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि कोई भी नहीं चाहता था उस पर काम किया जाए और तब से वह दुख में रह रही है। वह रियोमा से अनुरोध करती है कि समस्या की गंभीरता को देखकर वह न छोड़े और वह वादा करता है कि नहीं छोड़ेगा। वे घर के अंदर जाते हैं और रियोमा अंदर देखता है। जितनी कचरा इकट्ठा हो गई है उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह तय करता है कि इस समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका है कि नई शुरुआत की जाए। वह उठता है, अपनी स्लाइम इकट्ठा करता है और पास के कचरा डंप्स में जाता है जहां वह अपने स्कैवेंजिंग स्लाइम्स को सारे जमा हुए मलबे को निपटाने के लिए छोड़ता है। कुछ देर बाद स्कैवेंजिंग स्लाइम्स सक्षम हो जाते हैं, अपना काम पूरा करते हैं और वह दीवारों के प्रत्येक स्थान को साफ करने के लिए अपने जादुई क्षमताओं के साथ ही क्लीनर स्लाइम्स का उपयोग करता है, जब तक कि यह उतना ही अच्छा न दिखे जितना कि नया। फिर वह मिया के घर की ओर बढ़ता है और सभी कचरे को हटाने के लिए अपने स्लाइम का उपयोग करना शुरू करता है। फिर स्थान को कीटाणु रहित करके साफ सुथरा बनाता है। वह दीवार में बड़े छेद को ठीक करने के लिए अपनी धरती की जादू का भी उपयोग करता है, जिससे मिया इतनी खुश हो जाती है कि वह फिर से रोने लगती है। वह काम पूरा होने के फॉर्म पर हस्ताक्षर करती है और धन्यवाद के तौर पर एक बड़ी राशि भी देती है। वह गिल्ड में वापस जाता है और इनाम लेता है, लेकिन इससे पहले कि वह जा पाता उसे गिल्ड मास्टर ने रोका, जिसने उसे अपने कमरे में बुलाया और वे बैठ गए। वह उसे मिया के घर पर किए गए काम के लिए धन्यवाद देता है और उससे एक एहसान मांगता है। वो बताता है कि पास के सामुदायिक शौचालय लंबे समय से साफ नहीं किए गए हैं और कोई इसे संभालने और स्थिति को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है कि रियोमा ही इसे संभाल सकता है, तो वो मान जाता है। वो अपने कचरा इकट्ठा करने वाले और साफ करने वाले स्लाइम्स को फिर से काम के लिए लेता है और बड़ा सामुदायिक शौचालय में प्रवेश करने से पहले सुरक्षात्मक गियर पहन लेता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सड़ते हुए पदार्थ से निकलने वाली भारी मात्रा में धुएं बाहर आने लगते हैं, लेकिन वह धैर्य बनाए रखता है और अंदर चला जाता है। इस स्थिति की गंभीरता से वह पूरी तरह चौंक जाता है और काम पर लग जाता है एक साथ। सौभाग्य से, क्योंकि स्कैवेंजर स्लाइम्स को मिया के स्थान पर बहुत सारा खाना मिला, वे जल्दी से बढ़ पाए और गुणित होना जिससे कार्य तेजी से हुआ। लेकिन फिर भी 30 शौचालयों में से एक को साफ करने में बहुत समय लगा। जब तक उसने शौचालय को कीटाणु रहित किया, उसने देखा कि एक घातक विष बाहर लीक हो रहा था और वह तुरंत बाहर आ गया। वह ड्यूक के परिवार और गलती के मास्टर के साथ एक बैठक बुलाता है। उन्हें स्थिति के बारे में सूचित किया। वे इस खबर से चकित हैं और एक योजना तैयार करने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनके पास शौचालय साफ करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति नहीं है, खासकर कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में जहर के रिसाव वाले शौचालय में जाने के लिए तैयार हो। रियोमा उन्हें आश्वासन देता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है और वही अकेले अंदर जाएगा, क्योंकि उसके पास प्रतिरोध के आंकड़े पर्याप्त हैं, जिससे वह जल्दी ठीक और स्वस्थ हो सकता है। ड्यूक का परिवार उसे जाने देने में संकोच करता है, लेकिन जब वे कोई और रास्ता नहीं देखते हैं तो वे अंत में सहमत हो जाते हैं। वह उनसे कुछ साहसियों को इकट्ठा करने और उन्हें तैनात करने के लिए कहता है ताकि कोई भी शौचालय के पास न जाए। अगले दिन वह शौचालय के अंदर जाता है और सभी को एक साथ साफ करना शुरू कर देता है। रात में बाहर आकर कुछ रिकवरी रिपोर्ट्स पीता है, फिर काम पर वापस चला जाता है। जब सुबह होती है तो वह अपना काम खत्म कर लेता है और मिया से मिलता है, जो साहसियों में से एक है। बाहर पोस्ट किया गया था। वे सभी उसके महान काम के लिए उसे बधाई देते हैं और वह अपने घर के लिए निकल जाता है। जैसा कि उसे याद है, अपने पहले जीवन में आधी रात के बाद काम करना उसके लिए सामान्य था और तब भी उसकी माँ हमेशा उसके लिए सोए बिना इंतजार करती थी। जब उसे याद आता है कि वह खाली घर
कितना दर्दनाक था जब वह मर गई और वह कितना था अकेला। वो घर में प्रवेश करता है, लेकिन इस बार ड्यूक जमील के पूरे परिवार द्वारा उसका स्वागत किया जाता है और सभी को उसका इंतजार करते देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वह रोने लगता है, जबकि जमील की पत्नी उसे सांत्वना देती है। जब रयोमा अगली सुबह जागता है और नाश्ते के लिए नीचे जाता है तो इलिया उसे भरपूर नाश्ते के साथ स्वागत करती है और उससे एक एहसान मांगती है। वह उसे जादू के साथ खेलने का तरीका सिखाने के लिए कहती है, जिसे रयोमा स्वीकार करता है और शानदार नाश्ता करने के बाद वे सभी बाहर जाते हैं, जहां वह इलिया को जो पहला जादू सिखाता है वह है पानी और हवा के जादू की मदद से बुलबुले बनाना। शुरू में उसे कुछ समस्याएं होती हैं क्योंकि उसके बुलबुले उतने मजबूत नहीं होते जितने कि उसके होते हैं और आसानी से फूट जाते हैं, जबकि उसकी बबल्स बहुत मजबूत हैं और लंबे समय तक अपने वास्तविक रूप में रहती हैं। वो उसे पानी के जादू से अलग अलग आकार बनाने का तरीका भी सिखाता है और जब वह इसके साथ खेल रही होती है वो कैमल से अनुरोध करता है कि वह उसे कुछ आक्रमण जादू सिखाए, क्योंकि फिलहाल उसमें उन क्षमताओं की कमी है। कामिल निश्चित रूप से सहमत है और उसे आग के तीर का उपयोग करना सिखाने से शुरू करता है। आश्चर्यजनक रूप से रयोमा आसानी से आग के तीर बना पाने में सक्षम है और इसे सीखने में अधिक समय खर्च करने के बजाय वो बस उन सभी आक्रामक जादू के प्रकारों पर आगे बढ़ जाता है जिन्हें कामिल जानता है, जैसे कि आग की दीवार, बर्फ की दीवार, बर्फ के तीर, पानी की सरपिल आदि। अंत में कैमिल उसे बताता है कि उसने उसे अपनी सारी जानकारी सिखा दी है और अब उसे सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है। तभी परिवार के बटलर ने रयोमा से पूछा कि क्या उसे स्पेशल मैजिक आती है, जिस पर वह जवाब देता है कि वह टेलीपोर्टेशन और स्टोरेज निर्माण जैसी कुछ स्पेस मैजिक जानता है। बटलर उससे उसकी टेलीपोर्टेशन क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए कहता है, जिसे रयोमा करने में सक्षम है। वह उसे बताता है कि वह उसे वार्प मैजिक सिखा सकता है, जो उसे लंबी दूरी पर टेलीपोर्ट करने की अनुमति देता है। दूरी रयोमा खुशी खुशी उसका धन्यवाद करता है और वार्प जादू सीखने में सफल होता है। बाद में वह रयोमा को यह भी सिखाता है कि ऑक्सीजन युक्त एक आयामी भंडारण कैसे बनाया जाए ताकि आप माल के साथ साथ जीवित प्राणियों को भी स्थानांतरित कर सके। रयोमा को यह सीखने में पूरा दिन लग जाता है जादू, लेकिन सूरज के डूबने तक वह सफलतापूर्वक एक आयामी भंडारण जादू कर पाता है और अब उसकी सभी स्लाइम्स को बहुत आसानी से परिवहन करने की क्षमता है। अगले दिन वे सभी शहर की लोहे की खदानों की यात्रा करते हैं और रयोमा, इलिया और उनके दल के साथ खदान के शाफ्ट में घुसकर वहां के राक्षसों को हटाने के लिए प्रवेश करते हैं। शाफ्ट के माध्यम से चलते हुए उन्हें एक विशाल गुफा मेंटिस रोक देती है, जो बहुत शक्तिशाली राक्षस नहीं है लेकिन अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ सकती है, इसलिए उनके विशाल झुंड एक समस्या बन सकते हैं। बाकी लोग निर्णय लेते हैं कि इलिया को अकेले गुफा की मंटिस से निपटने दें। मंटिस उसकी ओर चलने लगता है और वह एक बर्फ का तीर चलाती है, लेकिन निशाना चूक जाती है। मंटिस उसके पास दौड़ता है, लेकिन उसके हमला करने से पहले ही वह उसे एक और बर्फ के तीर से मार देती है। रयोमा अपने स्कैवेंजर स्लाइम्स का उपयोग करके शरीर को साफ करता है और वे आगे बढ़ते हैं। अचानक वे गुफा की मेंटिस के एक समूह का सामना करते हैं और इस बार रयोमा ने निर्णय लिया कि वह उनसे निपटेगा। वो उनके पास दौड़ता है, अपने खंजर निकालता है और खुद को मजबूत करने की जादू का उपयोग करता है। फिर मेंटिस पर कूदकर उन्हें एक के बाद एक मारता है। वह अपना स्लाइम निकालकर साफ सफाई शुरू करता है। तभी इलिया दूर कुछ देखती है और उसकी ओर दौड़ती है। ये एक मेटल स्लाइम निकलता है जिसे वो पकड़ लेती है और रयोमा को देती है, ये उपहार के रूप में, क्योंकि उसने उसे खेलना सिखाया जादू के साथ। रयोमा इस उपहार से बेहद खुश होता है और वे शाफ्ट में बाकी राक्षसों को खत्म कर बाहर आते हैं। जब वह स्लाइम की जांच कर रहा होता है तो रयोमा के मन में कुछ आता है और वह जादू का उपयोग करके मिट्टी से लोहे का अयस्क निकालकर लोहे का एक इनगट बना लेता है। ये देखकर ड्यूक हैरान हो जाता है और वह रयोमा को शहर के एक व्यापारी के पास ले जाता है, जहां रयोमा अपनी बेहतरीन कला कौशल दिखाता है। वस्तुएं। व्यापारी तुरंत रयोमा के उत्पाद को बेचने के लिए सहमत हो जाता है और जमील उसे आश्वस्त करता है कि व्यापारी एक भरोसेमंद व्यक्ति। अगले दिन गिल्ड मास्टर कई साहसी लोगों को एक बैठक के लिए बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनका अगला काम एक और खदान की सुरंग को साफ करना है जिसमें राक्षस भरे हुए हैं। अगले दिन उसे उसके घर से एक गाड़ी में कई साहसी लोग उठाते हैं और परित्यक्त खदान की सुरंग तक ले जाते हैं, जहां गिल्ड मास्टर उनका स्वागत करते हैं। वह उन्हें ब्रीफ करते हैं और बताते हैं कि सुरंग के अंदर उन्हें गुफा की टिड्डियों, चूहों और गुफा की चमगादड़ों से निपटना होगा। अकेले वे कोई समस्या नहीं है, लेकिन बड़े समूहों में ये एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। साहसी अंदर जाते हैं और चलते हुए वे तय करते हैं कि जमीन पर रहने वाले राक्षसों का सामना किया जाएगा। बाकी उड़ने वाले राक्षसों का ख्याल रयोमा करेंगे, क्योंकि वह समूह में एकमात्र हैं जो आक्रामक जादू जानते हैं। क्षेत्र साफ करने के बाद वे थोड़ी देर के आराम के लिए शाफ्ट छोड़ देते हैं, लेकिन जब वे बाहर आते हैं तो उन्हें लगता है कि कुछ गलत है और वास्तव में गिल्ड मास्टर उन्हें सूचित करते हैं कि लगभग 500 गोब्लिन्स ने कुछ साहसिकों को घेर लिया और उन्हें गंभीर रूप से घायल हो गए। वह सभी को बताता है कि वे उन्हें बचाने और गोब्लिन्स को हराने जा रहे हैं। वे सभी काल कोठरी में प्रवेश करते हैं, लेकिन सभी की हैरानी के लिए उन्होंने गोब्लिन्स की संख्या को काफी गलत तरीके से अनुमानित किया। 500 की बजाय वहां 2000 से अधिक गोब्लिन थे। साहसी लोग उनसे युद्ध करने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके तीर खत्म होने लगते हैं और चाहे वे कितने भी गोब्लिन मार लें, उनका अंत नहीं होता। रयोमा निर्णय करता है कि वह हर साहसी व्यक्ति को ध्वनिरोधक अवरोध के अंदर कवर करेगा और ध्वनि विस्फोट का उपयोग करेगा अपने स्लाइम्स को आयामी भंडारण से निकालने से पहले। स्लाइम्स सभी गोब्लिन्स पर हमला कर देते हैं और उन्हें हरा देते हैं। हालांकि जश्न मनाने से पहले गोब्लिन्स के कमांडर और कुछ अन्य हबलिन्स गुफा से बाहर निकल आते हैं, लेकिन रयोमा अपने स्लाइम्स और अन्य साहसी लोगों के साथ मिलकर सभी गोब्लिन्स को मार गिराने में सक्षम होता है, बिना किसी को मरने दिए। अंत तक हर कोई गोब्लिन की गंदगी से ढका हुआ है, लेकिन धन्यवाद, साफ सुथरा स्लाइम जो उसके पास है। वे सभी खोज को समाप्त करने और घर लौटने से पहले साफ हो जाते हैं। उनके आने पर वह ड्यूक के परिवार से मिलता है और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए उन्हें बताता है कि वह अब से अपना खुद का रास्ता बनाना चाहता है और उन्हें उसके
लिए सब कुछ करने के लिए धन्यवाद देता है। वो बताता है कि इस पूरे समय वह लगातार मदद ले रहा था सभी को और अब तक उसने अपने दम पर कुछ नहीं किया है। वो केवल इसलिए शहर की यात्रा कर सका क्योंकि ड्यूक के परिवार ने कृपापूर्वक उसे उनके साथ रहने के लिए आमंत्रित किया था और फिर उन्होंने ही उसे बपतिस्मा दिलाने में मदद की और बाद में उसे बीस्ट के पास ले गए। टेमिंग गिल्ड और फिर एडवेंचर्स गिल्ड वही थे जो उसे उसके स्थान पर मेजबान कर रहे थे, उसे खाना उपलब्ध करवा रहे थे और यहाँ तक कि उसे आक्रामक जादू और स्थानिक जादू की कला में प्रशिक्षित कर रहे थे। उन्होंने उसे व्यापारी से मिलने में भी मदद की ताकि वह अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर सके। जब ड्यूक के परिवार से ये सारी सहायक प्राप्त होती है और वे बदले में कुछ नहीं चाहते, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे सभी उसे बिगाड़ रहे हैं और अगर ये होता रहा तो वह खुद से संपर्क खो सकता है। जुमो उसे देखता है और कहता है कि उसे पहले से ही यह आभास था कि एक दिन वह ऐसा कह सकता है। फिर भी एलिया और उसकी माँ इस खबर से बेहद दुखी थी और उसे जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन रायोमा अपने निर्णय पर अड़े रहे, ये कहते हुए कि उन्हें यह किसी भी कीमत पर करना होगा और जोमो ने उनका समर्थन किया, ये कहते हुए कि यह उनके व्यक्तिगत विकास के लिए अच्छा है। हालांकि ड्यूक ने कुछ शर्तें लगाई। सबसे पहले वह हर कुछ महीनों में उनसे मिलने आएगा ताकि उन्हें पता चले कि वह ठीक है। उसके अलावा वह हर हफ्ते उन्हें अपने रोमांच और घटनाओं के बारे में पत्र भेजता रहेगा और जब भी वह इस शहर आएगा वह उनके साथ रहे। वह इन सभी शर्तों को मान लेता है, लेकिन एला भी उसके पास एक अंतिम अनुरोध के साथ आती है। वो उससे पूछती है कि वो उससे 3 साल में मिले जब उसे स्कूल से बड़ी छुट्टी मिलेगी और फिर उसे 6 साल में फिर से मिलने के लिए जब वह स्नातक होगी। वह इससे सहमत होता है और उसे उन सभी विभिन्न राक्षसों के बारे में बताया जाता है जिनका वह सामना कर सकता है, जिनके बारे में उसे पता नहीं है क्योंकि उसने कभी जंगल के बाहर कदम नहीं रखा। वे उसे एक विशेष पक्षी के बारे में भी बताते हैं जिसका हर जगह प्रजनन का मौसम होता है और जिसे वश में करना विशेष रूप से कठिन माना जाता है। इसकी पंख बहुत कीमती होती है और उनकी आर्थिक मूल्य के अलावा वे देखने में भी बेहद सुंदर होती हैं जैसे ही वे आकाश में छा जाते हैं। रायोमा वादा करता है कि वह प्रजनन के मौसम में वापस आएगा ताकि वह इस घटना को उन सभी के साथ देख सके। जोमो रायोमा से उसकी आगे की योजनाओं के बारे में पूछता है और वह जवाब देता है कि फिलहाल वह अपनी खुद की लॉन्ड्री का व्यवसाय खोलने जा रहा है जो कि सफल होने की बहुत संभावना है, क्योंकि हर बार जब कोई एडवेंचरर अपने उपकरण पर गॉब्लिन की गंदगी लगवा लेता है तो उन्हें अपने उपकरण छोड़ने और नया खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन अगर वह उन्हें साफ कर सके तो इससे सभी की काफी पैसे बचेंगे। जोमो के पिता उसे सलाह देते हैं कि उसके विचार के साथ व्यापारी से एक बार फिर मिले क्योंकि वह मदद कर सकता है। उसके साथ वह एलिया के साथ व्यापारी के पास जाता है और उसे क्लीनर स्लाइम दिखाता है जो व्यापारी को पूरी तरह से चौंका देता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। वह रायोमा के साथ पैसा कमाने की संभावना से बेहद खुश है और उसे व्यापारी गिल्ड में शामिल होने का प्रस्ताव देता है क्योंकि इसके अपने फायदे होते हैं। रायोमा सहमत हो जाता है, इसलिए वह उसे और एलिया को एक बूढ़ी महिला के पास ले जाता है जो एक पूरी नई नस्ल देखकर बहुत हैरान होती है। स्लाइम और उसे भरने के लिए एक आवेदन पत्र देती है। फिर वह एक किताब निकालती है, उसे एक मानचित्र देती है और उसे वह स्थान दिखाती है जहां वह अपनी दुकान लगाएगा। वह उसे चेतावनी देती है कि दुकान की वर्तमान स्थिति बहुत खराब है लेकिन स्थान बहुत अच्छा है और वह उसे खरीदने का सौदा करता है। वह व्यापारी और एलिया के साथ उस स्थान पर जाता है और इस क्षेत्र से खुश दिखाई देता है क्योंकि यह एडवेंचरर्स गिल्ड और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के बहुत करीब एक केंद्रीय क्षेत्र में है। वह उस स्थान को खरीदने का निर्णय लेता है और एसिड स्लाइम का उपयोग करके सभी जंगली घास को नष्ट करने और स्कैवेंजर स्लाइम से पूरे क्षेत्र को साफ करने का काम शुरू करता है। फिर वह ह्यूज की मदद से अपनी स्थापना की नींव रखना शुरू करता है और अन्य जैसे ही निर्माण पूरा होता है वह साहसिक खोजकर्ताओं से मदद मांगता है और पूरे भवन को रंगना शुरू करता है। अंत में जब निर्माण पूरा हो जाता है तो साथ की मदद से एलिया वह इमारत के सामने एक लॉन बनाता है ताकि उसे थोड़ी सी पहचान मिल सके। उस शाम के बाद वह फिर से चर्च जाता है और स्वर्गीय दुनिया में पहुंचाया जाता है, लेकिन इस बार केवल एक देवता वहीं थे क्योंकि उन्होंने कहा कि अन्य 2 कहीं चले गए थे पिकनिक के लिए पृथ्वी पर। वह उसे बताता है कि उनके पास बात करने के लिए ज्यादा समय नहीं है और उसे सलाह देता है कि उसे यह जानना चाहिए कि वह अभी भी अपने बालक रूप में है और यद्यपि उसके पास वयस्क का दिमाग है फिर भी वह बच्चे की तरह भावनाओं को महसूस करता है और वे उसे अभिभूत कर सकती हैं अगर वह सावधान नहीं रहा। हालांकि इससे पहले कि वह उससे विवरण पूछ पाता उसे वापस उसके लग गया। दुनिया रायोमा अपने लॉन्ड्री सेवा का नाम द बंबू फॉरेस्ट रखता है और भव्य उद्घाटन से एक दिन पहले अपने तैयार व्यवसाय को दिखाने के लिए सभी को बुलाकर एक विशाल दावत का आयोजन करता है। अगले दिन वह एलिया और उसकी नौकरानियों के साथ मेहनत से सबके लिए खाना बनाते हैं और इस दौरान उन्हें व्यापारी द्वारा बुलाया जाता है जिसने उनके लिए 2 संभावित सहायक लाए हैं। सहायक होते हैं एक जुड़वा। वे रायोमा की ओर चिंतित लगते हैं क्योंकि उसकी उम्र केवल 11 साल है और उसने पहले ही एक व्यवसाय स्थापित कर लिया है। वह उन्हें इमारत का दौरा कराते हैं और दिखाते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं। वह उन्हें बताते हैं कि उन्हें ग्राहकों को बोरियां देनी होती हैं ताकि वे अपने सभी कपड़े उनमें डाल सकें और फिर उन्हें धुलाई के लिए दे सकें। बोरियों को पीछे के कमरे में पहुंचाना होता है जो साफ करने वाले और कूड़ा उठाने वाले स्लाइम से भरा होता है जो जल्दी से सारी गंदगी साफ कर देते हैं। कपड़ों को भेजने से पहले धातु की स्लाइम के पास जो सभी सिलवटों को हटा देती है और कपड़ों को इतना कड़क बना देती है जैसे कि उन्होंने इस्त्री की गई है। वो ये भी बताते हैं कि इस लॉन्ड्री व्यवसाय में पानी का उपयोग नहीं होता क्योंकि कीचड़ गंदगी को खा जाते हैं, इसलिए कपड़ों को सुखाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वह उनसे मदद करने के लिए कहते हैं। दावत के लिए जैसे ही मेहमान पहुंचते हैं जितने भी लोग वह जानता है सब दावत के लिए आते हैं और जुड़वाओं को यह देखकर हैरानी होती है कि ये लोग रायोमा पर कितना भरोसा करते हैं। दावत खत्म होने के बाद रायोमा उन्हें उनके रहने की जगह दिखाता है और उनसे पूछता है कि क्या वे चाहेंगे उसके साथ काम करने के लिए और वे उसे बताते हैं कि वे पहले आश्वस्त नहीं थे लेकिन अब उन्हें लगता है कि उन्हें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वे उसके लिए काम करना पसंद करेंगे। भव्य उद्घाटन का दिन आ गया है लेकिन रायोमा बहुत आशावादी नहीं है क्योंकि उसने अपनी जगह का सही से विज्ञापन भी नहीं किया है। वह वहां जाने का फैसला करता है। एडवेंचरर्स गिल्ड में अपने लॉन्ड्री व्यापार के लिए कुछ विज्ञापन पोस्ट करने जाते हैं और यह देखकर चौंक जाते हैं कि मिया ने पहले ही उनके स्थान का विज्ञापन वाला पोस्टर लगा दिया है। फिर वह नोटिस बोर्ड देखते हैं और एक मिशन चुनने का निर्णय लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका दिन काफी खाली रहेगा। वह एक खदान में जाते हैं और कुछ राक्षसों को हटाते हैं जबकि उन्हें जिन जड़ी बूटियों की जरूरत है उन्हें इकट्ठा करते हैं। काम वह वापस गिल्ड जाता है, इनाम लेता है और बांस के जंगल में वापस जाता है। वह मोड़ पर घूमता है और पूरी तरह से हैरान है जब देखता है
है कि उसका प्रतिष्ठान पूरी तरह से भीड़ भाड़ हो गया है। भीड़, वह अंदर भी नहीं जा सका क्योंकि भीड़ बहुत थी और उसे अंदर जाने के लिए अपनी वार्प मैजिक का उपयोग करना पड़ा। वो जल्दी से काम पर वापस लौटता है और कपड़ों को ठीक से लगाने लगता है। दिन खत्म होने के बाद और सभी के चले जाने के बाद वो इस बात से हैरान होता है कि आज कितने लोग आए और महसूस करता है कि जुड़वा भाइयों के पास पूरे दिन आराम करने का समय नहीं था। वो तय करता है कि वह जल्द से जल्द और अधिक कामगारों को नियुक्त करेगा जब संभव, और अगले ही दिन वह व्यापारी गिल्ड की बूढ़ी महिला से मिलने जाता है और उससे सुझाव पूछता है कि अधिक कैसे प्राप्त करें। कर्मचारी, अगले दिन बांस के जंगल में पहला दिन से भी बेहतर था। ग्राहक और भी अधिक संख्या में आए और वे सफाई से वास्तव में संतुष्ट लग रहे थे जो वह प्रदान कर रहा है। उसने महसूस किया कि अगर उसके व्यवसाय की वृद्धि इसी अनुपात में होती रही तो उसे अपने लिए काम करने के लिए और भी कई व्यक्तियों को नियुक्त करना होगा। इसलिए वह सभी संभावित कर्मचारियों से मिलने के लिए गिल्ड लौटता है। वह कमरे में प्रवेश करता है जो विभिन्न आयु के नौकरी चाहने वालों से भरा होता है, लेकिन जैसे ही वे रयोमा को देखते हैं वे स्तब्ध रह जाते हैं। रयोमा ने महसूस किया कि अधिक लोग 11 साल के बच्चे के तहत काम नहीं करना चाहेंगे, बच्चा चाहे वह कितना भी सफल क्यों न हो। इसके अलावा वह उम्मीदवारों को यह भी सूचित करता है कि अगर वे उसके लिए काम करने का चयन करते हैं तो उन्हें स्लाइम्स के साथ काम करना होगा जिन्हें अन्य कर्मचारियों की तरह ही माना जाएगा। साथ ही उसके बाद उसने उन्हें बताया कि जो कोई भी निर्णय ले चुका है कि वे काम नहीं करना चाहते वे चाहें तो जा सकते हैं। जैसे ही उसने ये कहा लगभग हर व्यक्ति कमरे से चला गया, एक युवा लड़की और एक बूढ़े आदमी को छोड़कर। उसने पूछा कि क्या उनके पास उसके साथ काम करने में कोई समस्या है और उन्होंने कहा कि उन्हें कोई समस्या नहीं है। उन्होंने खुद का परिचय फाई और ली के रूप में दिया जो पड़ोसी राष्ट्र से एक पिता और बेटी हैं जो यहाँ नौकरी की तलाश में आए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि फाई की एक टांग टूट गई है, लेकिन रायोमा उन्हें बताते हैं कि ये कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि वह नोटिस करते हैं कि दोनों ने छिपे हथियार रखे हैं और इस बारे में उनसे पूछते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि उसने इसे देख लिया और तुरंत रक्षात्मक हो जाते हैं, लेकिन जल्दी ही शांत हो जाते हैं और उसे बताते हैं कि वे पूर्व हत्यारे हैं जिन्हें पड़ोसी देश द्वारा काम पर रखा गया था, लेकिन उनके नियोक्ता की हत्या हो गई युद्ध और उन्हें उस देश से भागना पड़ा और अब उन्होंने हत्यारा होने की जिंदगी छोड़ दी है। वे उनसे यह बात छिपाने के लिए माफी मांगते हैं और बताते हैं कि वे अब वापस जा रहे हैं, लेकिन रयोमा उनसे कहते हैं कि उन्हें उनके अतीत से कोई समस्या नहीं है और यदि वे काम करना चाहें तो उन्हें काम पर रखने को तैयार हैं। पिता और बेटी दोनों हैरान रह जाते हैं और वे उनसे कहते हैं कि बेशक वे तैयार होंगे। काम, रयोमा उनसे उनके वेतन के बारे में पूछते हैं, लेकिन वे जवाब देते हैं कि उन्हें बस रहने के लिए कोई सामान्य स्थान चाहिए, बस इतना ही। रयोमा जवाब देते हैं कि उन्हें अपना डॉर्मेट्री और एक अच्छी खासी तनख्वाह मिलेगी। सहायता के अलावा वह उन्हें प्रतिष्ठान के लिए गार्ड्स के रूप में भी नियुक्त करते हैं क्योंकि उनका सैन्य पृष्ठभूमि है। वे बहुत खुश हो जाते हैं और उसे इस अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं। वो उन्हें बांस के वन में वापस ले जाता है जो हमेशा की तरह ग्राहकों से पूरी तरह भरा रहता है। वो उनका परिचय जुड़वा बच्चे कार्ला और कैलम से कराता है और वे शुरू करते हैं। काम करने के बाद दिन के काम के पूरा होने पर वह फाई और ली को पिछली कोठरी में ले जाता है और फाई को लिटाने के बाद अपनी हीलिंग स्लाइम निकालता है। न तो फाई और न ही ली ने कभी ऐसी स्लाइम देखी है और उसके बारे में पूछते हैं। रायोमा उन्हें इसका प्रदर्शन देने का निर्णय करता है और हीलिंग स्लाइम में से एक को कुछ ही सेकंड में फाई की टांग ठीक करने देता है। वह उठता है और पाता है कि उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो चुका है और वह ऑर्ली दोनों उसे धन्यवाद देते हुए आंखें नम कर लेते हैं। कहते हैं कि एक हीलर को उसके पैर को ठीक करने के लिए बहुत बड़ी रकम लेनी पड़ती। अगले दिन फिर से बांस वन ग्राहकों से भरा होता है और वह महसूस करता है कि उन्हें अधिक की जरूरत है। कामगारों की आवश्यकता होने पर वह गिल्ड के पास जाता है और अधिक कामगारों एवं एक रसोइये की मांग करता है। अगले दिन वह नए कामगारों से मिलने जाता है और यह पता चलता है कि वे 3 लड़कियां हैं जिनके नाम फिना, मारिया और जेन हैं और वे सभी एक ही गांव की हैं। बूढ़ी महिला ने एक रसोइया सीमा को भी लाने में सफलता पाई जो पहले एक सराय में काम करती थी। वे सभी उनके साथ काम करके बहुत खुश हैं और सेल्मा के अद्भुत खाना पकाने के कारण हर कोई रयोमा के लिए काम करके खुश और संतुष्ट है। अगले दिन वह व्यापारी से मिलने जाता है जो उसे बताता है कि उसे और अधिक वाटरप्रूफ कपड़े चाहिए क्योंकि मेंढक शिकार का मौसम आ रहा है और लोगों को वाटरप्रूफ की जरूरत होगी। कपड़े, वह स्वीकार करता है और कपड़ा बनाने के लिए एक परित्यक्त खदान में जाने लगता है और उसके साथ इलिया भी होती है जो अपने वायलिन की प्रैक्टिस करना चाहती है क्योंकि वो बताती है कि प्रजनन काल के दौरान देखे जाने वाले विशेष पक्षियों को केवल मदद से पालतू बनाया जा सकता है। संगीत, वह इलिया और उसके पूरे परिवार के लिए एक गुड़िया भी बनाता है। अतिरिक्त कर्मचारियों के शामिल होने से बांस का जंगल बिना किसी रुकावट के चल रहा है जिससे रयोमा को कपड़ा बनाने के लिए खदान में जाने का समय मिल जाता है। वह युद्ध के लिए खुद को प्रशिक्षित करने के लिए स्कैवेंजर स्लाइम का भी उपयोग करता है। जब वह बांस के जंगल में लौटता है तो कैलम उसे फोन करता है और सूचित करता है कि उन्होंने अपने लाभ को 3 गुना कर लिया है जिससे सभी चकित हो जाते हैं। अचानक रयोमा को याद आता है कि उसने अभी तक उन्हें कोई छुट्टी या वेतनभोगी अवकाश नहीं दिया है। वह जल्दी से कर्मचारियों के लिए एक चक्र में लेने योग्य कई वेतनभोगी छुट्टियों का आयोजन करता है। ये कर्मचारियों को आश्चर्यचकित करता है क्योंकि इस दुनिया में वेतनभोगी छुट्टियों का कोई विचार नहीं है। इससे हर कोई बेहद खुश है। विकास और कहता है कि उन्होंने कभी किसी इतने अच्छे व्यक्ति के साथ काम नहीं किया है। अगले दिन वह फिर से गिल्ड का दौरा करता है और इस बार रिसेप्शनिस्ट उसे सूचित करता है कि हाल ही में एक समूह ने एक दुर्लभ स्लाइम नस्ल पाई है और वे इसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वे 20 टेमर गिल्ड गए लेकिन उन्होंने इसे खरीदने से मना कर दिया। रयोमा जल्दी से उनके ठिकाने का विवरण प्राप्त करता है और उनसे मिलने जाता है। वे सभी इस बात पर दुखी थे कि वे स्लाइम बेच नहीं पाए, लेकिन रयोमा ने उसे एक बहुत अच्छी कीमत पर खरीद लिया जिससे दोनों पार्टियों को खुश करता है। फिर वह खान में टेलीपोर्ट करता है और दुर्लभ स्लाइम को काबू करता है जो एक रक्त स्लाइम निकलता है जो अंगों से रक्त चूसता है। तरीका, वह फिर से इलिया से मिलता है जो उसे अगले दिन साथ आने को कहती है क्योंकि वह अपने परिवार से जादू को वश में करना सीखने वाली है। रयोमा ड्यूक के परिवार के साथ जाता है और विभिन्न जानवरों को वश में करने का एक बहुत ही दिलचस्प
दिलचस्प सबक लेता है। उसे यह भी पता चलता है कि जियोमुल की पत्नी एक उत्कृष्ट टेमर है और उसने 100 से अधिक बहुत खतरनाक भेड़िया प्रकार के जानवरों को वश में किया है। जानवरों और जियोमुल के पिता और भी अधिक प्रभावशाली हैं, क्योंकि उनके पास 20 के आसपास पालतू ड्रैगन उनके आदेश में है। अंत में प्रकोप का दिन आता है और वादे के अनुसार रयोमा हॉज के परिवार के साथ तालाब के पास जाता है, जहाँ वे देखते हैं कि बहुत सारे लिमूर पक्षी उड़ रहे हैं और तालाब के अंदर मेंढकों की तलाश कर रहे हैं। कई अन्य साहसी लोग भी मेंढकों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप बना सकते हैं उनसे दवाई। एक साहसी व्यक्ति नदी के किनारे के पास जाता है और अपनी बांसुरी निकालता है। पक्षियों में से एक को वश में करने की कोशिश करता है। वह उनके लिए एक गाना बजाने की कोशिश करता है, लेकिन पक्षियों को गाना पसंद नहीं आता, जिससे वह नाराज हो जाता है और अपनी तलवार निकालकर उनमें से एक पक्षी को बलपूर्वक काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन पक्षी उसे हवा से हमला करने लगते हैं। जादू। वह सीधे ड्यूक के परिवार की ओर दौड़ने लगता है और पानी में गिर जाता है। शुक्र है दोनों कैमिल और रयोमा अपनी मिट्टी की दीवार का जादू इस्तेमाल कर उसकी जान बचा लेते हैं। अचानक पक्षियों के बीच से एक बहुत जोरदार आवाज आती है, जो हर व्यक्ति को प्रभावित करती हुई लगती है, लेकिन शुक्र है रयोमा पूरी तरह ठीक है, क्योंकि उसके पास बेहतरीन आंकड़े हैं। वो चिड़िया को ढूंढता है, उस आवाज को खत्म करता है और अपनी मौन जादू का उपयोग करता है, जिससे झुंड भाग जाता है। बाकी लोग तुरंत अन्य साहसिकों की मदद करते हैं, उनके घावों की मरहम पट्टी करते हैं। और जियोमुल के पिता ने रयोमा को समझाया कि वह चिड़िया जिसने वो तेज आवाज बनाई थी एक विशेष लिमोर चिड़िया थी, जो अत्यंत दुर्लभ होती है। रयोमा और बाकी लोग तालाब के पास चिड़ियों के लिए इंतजार करते हैं कि वे वापसी का समय भी पास आ गया है और लगभग सूर्यास्त होने को है। जैसे ही उन्होंने यह सोचकर जाने का निर्णय लिया कि पक्षी नहीं आ रहे, झुंड फिर से दिखाई देता है और पानी के अंदर बैठ जाता है। जैसे ही इलिया अपना वायलिन निकालती है और एक सुंदर धुन बजाना शुरू करती है, सभी चुप हो जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद सभी को आश्चर्यचकित करते हुए पक्षी उसकी संगीत में शामिल होकर गाना शुरू कर देते हैं। के साथ वो बजाती रहती है और अपना गीत समाप्त करती है। जब तक वो अपना गीत समाप्त करती है, 9 अलग अलग लिमोर पक्षी उसके चारों ओर हो जाते हैं और वह उनके साथ सफलतापूर्वक एक अनुबंध कर लेती है। रयोमा फैसला करता है कि वह भी इसे आजमाएगा और वह अपनी गिटार निकालता है, जो इस दुनिया में कभी नहीं देखी गई है, और इतनी ही सुंदर धुन बजाना शुरू करता है। और आश्चर्यजनक रूप से उसकी धुन सुनकर एक विशेष नाइटमेयर लिमोर, उस पक्षी ने जो आवाज की थी, वह आकर बैठ जाता है। जब तक उसका गाना खत्म होता है, वह भी अपने चारों ओर एक समूह से घिर जाता है। पक्षियों, जिसमें 2 स्वप्न पक्षी शामिल है, के साथ वह एक सौदा कर सकता है। अचानक इलिया कहती है कि उसके एक पक्षी को एक उच्च श्रेणी में शामिल किया गया है और जिसे जाहिर तौर पर एक फैंटम के रूप में जाना जाता है। लिमोर पक्षी ये रयोमा के नाइटमेयर पक्षी का समकक्ष है, क्योंकि उनमें से एक डार्क मैजिक का उपयोग करता है, जबकि दूसरा लाइट मैजिक का उपयोग करता है। वे अपने घर वापस जाते हैं और बहुत बड़ी पार्टी करते हैं, जिसके बाद रयोमा और इलिया एक कमरे में बात करने के लिए जाते हैं। इलिया अगले दिन अपने स्कूल जा रही है और उन्हें कम से कम 3 साल और लगेंगे इससे पहले कि वे फिर मिलेंगे। वो उससे कहती है कि हर हफ्ते उसे चिट्ठी लिखने का वादा करे और 3 साल बाद उससे मिले। फिर वो उसे एक खूबसूरत लॉकेट देती है, जिसमें एक जादुई रूबी है, जो उसे उसकी माँ ने 10वें जन्मदिन पर उपहार में दी थी। वो कहती है कि वह चाहती है कि वह इसे एक भाग्यशाली संकेत के रूप में रखे। आकर्षण बदले में अनजान रयोमा उसे अपनी 2 स्लाइम्स देता है, क्योंकि यह उसकी सबसे कीमती वस्तु है। इससे इलिया बहुत खुश होती है और वह इसे सहर्ष स्वीकार करती है। अगले दिन वे दोनों अलग अलग रास्तों पर जाने का फैसला करते हैं, इस वादे के साथ कि वे और अधिक मजबूत बनेंगे और कुछ वर्षों में फिर से मिलेंगे।